देखो, अपन ने अभी बात की कि साइंस की कितनी शाखाएं होती हैं। तो 3 शाखाएं होती है। तीनों शाखाओं के बारे में अपन ने अब एक एक शाखाओं के बारे में बात करेंगे। पहली शाखा जो अपन ने पढ़ी जिसको बोलते हैं हम बायोलॉजी। क्या बोलते हैं? बायोलॉजी। और बायोलॉजी को देखो अपन ने बोला क्या बोलते हैं इसको? जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी का क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी 2 वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से? 2 वर्ड से मिलकर बना है, बायो और लॉजी। कौन सा? बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है सजीव या जीव। बायो का मतलब क्या होता है? सजीव या जीव। क्या मतलब होता है? सजीव या जीव। और लॉजी की बात करूं तो लॉजी को बोलते हैं अध्ययन करना, टू स्टडी। क्या? अध्ययन करना। यानी बायोलॉजी का मतलब होता है सजीवों या जीवों का अध्ययन करना। बायोलॉजी, बायो का अर्थ है सजीव या जीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। अब देखो, जीरो से जब तक नहीं पढ़ोगे ना मजा नहीं आएगा। फिर यहाँ से बात आता है कि सर जीव या सजीव का अर्थ क्या होता है। मैं आपसे भी ये क्वेश्चन करना चाहूंगा कि सजीव का अर्थ क्या होता है। आप बताइए, देखिए कि सजीव का अर्थ क्या होता है। सजीव के अर्थ की बात करूं तो हम कोचिंग में जहाँ भी पढ़ाते हैं वहाँ एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही उत्तर आता है इस क्वेश्चन का कि सर सजीव वे होते हैं जो चल फिर सकते हैं, है ना। सजीव क्या होते हैं? वे होते हैं जो चल फिर सकते हैं। जो डेफिनेशन क्या है, बिल्कुल गलत है ना। चल फिर सकते हैं इसका मतलब ये नहीं होगा भाई सजीव है ना। मैंने बात की कि एक पेड़ लिया। अब देखो, आपके जो चल फिर सकते हैं ना उसकी धारणा को खत्म करने के लिए देखो मैंने एक उदाहरण लिया। मान लो एक पेड़ लिया, है ना। ये पेड़ कभी आपने देखा है क्या? कल किसी दूसरे शहर में था और आज आप उस शहर में हो, उस शहर में देखा कि यार वही पेड़ आज उस शहर में है ना। तो कभी पेड़ को दूसरे शहर में नहीं देखा। इसका मतलब क्या सर? पेड़ सजीव में आता है पर चल फिर तो नहीं सकता, है ना। तो सजीव की वो डेफिनेशन तो गलत हो जाती है कि सजीव वे होते हैं जो चल फिर सकते हैं ना। तो पहली डेफिनेशन, सजीव होते क्या है? तो सजीव को समझने के लिए अपन को 4-5 चरणों से गुजरना पड़ता है। सजीव की परिभाषा पटवार वगैरह में पूछ लिया जाता है कि सजीव का सही क्रम कौन सा है। तो सजीव क्या होते हैं? तो देखो, सजीव में बात करें तो पहली जो बात होती है वो होती है मानव जीवन में पहली बात होती है कि सर सजीव में पहली चीज होती है श्वसन प्रक्रिया, रेस्पिरेशन। जो प्रोसेस होती है वो होनी चाहिए। यानी पहली प्रोसेस कौन सी होती है? श्वसन प्रक्रिया। श्वसन के बाद में मैं बात करूं, देखो किसी आदमी को श्वास ढंग से आने लग जाता है, उसके बाद में उसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए, यानी न्यूट्रिशन चाहिए, अर्थात पोषण की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? पोषण की। अपन ने सजीव में पहला चीज देखा कि सर सजीव वो होते हैं जो श्वसन की क्रिया करते हैं, यानी रेस्पिरेशन सिस्टम जिनमें पाया जाता है वो क्या होते हैं? सजीव होते हैं। दूसरा, अगर किसी प्राणी को श्वसन की प्रक्रिया जिसमें होती है उसको क्या चाहिएगा? न्यूट्रिशन चाहिएगा, पोषण चाहिएगा। अगर पोषण चाहिएगा तो अगर कोई चीज भैया अपन ने खाई तो उसको क्या पचाया भी तो जाता है, डाइजेशन भी तो होना जरूरी है। यानी श्वसन, पोषण, और पोषण के बाद में आता है सर पाचन। क्या आता है? पाचन। मैंने अभी बात की थी ना, देखो अपन ने बात की थी कि साइंस का जो मीन्स होता है वो क्या होता है कि प्रकृति का सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ज्ञान। क्रमबद्ध से चल रहा है ना। देखो, श्वसन, पोषण, और पोषण के बाद में क्या आ रहा है? पाचन आ रहा है। अरे क्या आ रहा है? पाचन आ रहा है। जिस आदमी को श्वास आता है वही तो भोजन करेगा, है ना। फिर अगर पोषण कर लेता है तो वो क्या करेगा? डाइजेशन, पाचन करेगा। अगर कोई पाचन कर लेता है तो पाचन के बाद में जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलेंगे अपन? यानी पाचन जब हो जाता है तो क्या करता है भैया? जीव क्या करता है? ग्रोथ करता है, वृद्धि करता है। क्या करता है? वृद्धि करता है। यानी सॉरी, इस पाचन करने के बाद में वो क्या करेगा? उत्सर्जन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा। क्या करेगा? एक्सक्रीशन करेगा, उत्सर्जन करेगा। यानी पहले श्वसन, फिर पोषण, फिर पाचन, फिर उत्सर्जन, और उत्सर्जन के बाद में जो अंतिम प्रोसेस आती है वो आती है वृद्धि। यानी क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। क्या करेगा? वृद्धि यानी ग्रोथ करेगा। तो अपन ने अब तक पढ़ा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में 2 वर्ड है, बायो और लॉजी। यानी बायो का अर्थ होता है सजीव, और सजीव में अपन ने पढ़ा कि सजीव सर वो होते हैं जो श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन और वृद्धि करते हैं। वो क्या होते हैं?
सजीव होते हैं। अपन ने बात की इनमें से कोई भी 3 प्रोसेस जो जीव अपनाता है, इनमें से मिनिमम जो 3 प्रोसेस जो जीव अपनाता है वो क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। वो प्राणी क्या कहलाता है, सजीव कहलाता है। तो आपकी वो परिभाषा, वो डेफिनेशन तो गलत हो जाती है कि सर चल फिर सकते हैं वो क्या होते हैं, सजीव होते हैं। एक डेफिनेशन गलत हो जाती है। तो कई बार पटवार में यहाँ से क्वेश्चन आया है या एसएससी वगैरह में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सजीव का कौन सा क्रम सही है। तो पहले सजीव में क्या होगा, श्वसन, दूसरा पोषण, तीसरा पाचन, चौथा उत्सर्जन और 5 नंबर की जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, वृद्धि, ग्रोथ होगी। ठीक है। इसके बाद में बात करें कि बायोलॉजी है वो किस भाषा का शब्द है। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, तो बायोलॉजी मैं बात करूं तो किस भाषा का शब्द है, अरे किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द माना जाता है, जिसका अर्थ होता है सजीवों या जीवों का अध्ययन करना। अब बात आती है कि सर बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, यानी बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। बायोलॉजी जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था उस वैज्ञानिक का नाम है लेमार्क व ट्रीविनियस। क्या नाम है, लेमार्क व ट्रीविनियस, यानी L&T, ट्रीविनियस। अपन ने बात की दोस्तों कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है और बायोलॉजी की जो सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, लेमार्क और ट्रीविनियस नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि सर अपन ने पहले थोड़ी देर पहले बात की थी कि साइंस की ब्रांच की बात की थी। किसकी बात की थी, साइंस की ब्रांचों के बारे में बात की थी। तो अब बात आती है कि सर बायोलॉजी की कितनी ब्रांच होती है, बायोलॉजी की कितनी ब्रांच होती है। और बायोलॉजी की ब्रांच की मैं बात करूं तो बायोलॉजी की, अब आपसे मैं क्वेश्चन करूं तो आपका उत्तर मेरे को पता है क्या आएगा, आपका उत्तर आएगा सर बायोलॉजी की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं। बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती हैं, 2 शाखाएं होती हैं। पर मैं बोल रहा हूं कि बायोलॉजी की मोर देन 50 से ज्यादा शाखाएं होती है। कितनी होती हैं, 50 से ज्यादा शाखाएं होती हैं। 50 से ज्यादा शाखाएं होती है। आपके दिमाग में आता है कि सर 50 से ज्यादा, हमने तो कितनी पढ़ी, 2 ही पढ़ी। अरे वो 2 मुख्यतः शाखाएं होती है, मुख्य 2 शाखाएं होती हैं। पर मैं बात करूं कि बायोलॉजी की कितनी शाखाएं होती है तो मोर देन 50 यानी 50 से ज्यादा होती है। 50 से ज्यादा का नाम लेते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर 50 से ज्यादा कौन सी होती हैं। तो मैं बात करूं भैया, जैसे अपन बात करें न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी जैसे तंत्रिका तंत्रिकाओं का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, न्यूरोलॉजी कहलाता है। जो अपनी किडनी का अध्ययन है वो क्या कहलाता है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, डर्मेटोलॉजी कहलाता है। हार्ट का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये सब शाखाएं किसकी हैं, बायोलॉजी की हैं, बायोलॉजी की है। इसका मतलब सर 50 से ज्यादा शाखाएं होती हैं। और बायोलॉजी की मुख्यतः कितनी शाखाएं होती हैं, तो 2 शाखाएं होती हैं। अब तक अपन ने बात की जीव विज्ञान की, 2 वर्ड है, सजीव, बायो और लॉजी, जिसका अर्थ होता है सजीव का अध्ययन करना। ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क व ट्रीविनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। फिर अपन ने बात की थी सजीव कौन से होते हैं, जिनमें श्वसन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन पोषण, डाइजेशन पाचन और एक्सक्रीशन उत्सर्जन, और अंत में जो वृद्धि होती है वही क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए बात करूंगा बायोलॉजी यानी साइंस के आगे बायोलॉजी की कितनी ब्रांच होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि बायोलॉजी कितनी ब्रांच होती है। अरे बायोलॉजी की मुख्यतः 2 ब्रांच होती है। पर आपको क्वेश्चन पूछे कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांच होती है, तो बायोलॉजी की मोर देन 50 से ज्यादा शाखाएं होती हैं। इसके बारे में मैं बात करूंगा कि सर बायोलॉजी की शाखाओं की बात करूंगा। तो अभी अपन ने बात की कि मुख्यतः कितनी शाखाएं होती हैं, तो बायोलॉजी की मुख्यतः कितनी शाखाएं होती हैं, 2 शाखाएं होती हैं। कितनी शाखाएं होती हैं, 2 शाखाएं होती हैं, जिसमें पहला आपका आता है जिसको बोलते हैं जूलॉजी। कौन सी लॉजी, जूलॉजी। अरे कौन सी लॉजी, जूलॉजी। दूसरा आता है कौन सा, बॉटनी। कौन सा, बॉटनी। अपन ने बायोलॉजी की 2 शाखाओं की बात की। तो पहली होती है आपकी जूलॉजी,
जिसको बोलते हैं हिंदी में, जिसको बोलेंगे जंतु विज्ञान। क्या बोलेंगे? जंतु विज्ञान। और जो आपका दूसरा आता है बोटनी, बोटनी को क्या बोलेंगे भैया? अरे बोटनी को क्या बोलेंगे? पादप विज्ञान। क्या बोलेंगे? पादप विज्ञान, या दूसरा नाम इसका होता है वनस्पति शास्त्र। क्या होता है? वनस्पति शास्त्र या वनस्पति विज्ञान। अपन ने अभी बात की, देखो अब यहां से क्वेश्चन आता है कि सर जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान, इनमें अंतर क्या? क्वेश्चन देखो सीधा सीधा पूछा जाता है और आप जल्दीबाजी में गलती कर जाते हो। क्वेश्चन आता है कि विज्ञान की किस शाखा में जीवों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन क्या आता है कि विज्ञान की किस शाखा में जीवों का अध्ययन किया जाता है, और आप टिक लगा देते हो, उसमें लिखा होता है बायोलॉजी। देखो क्वेश्चन सुनना थोड़ा सा, कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है। देखो आप खुद देख लेना इसको, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है वो कौन सी होती है? तो आपके दिमाग में एक आता है सर, पहला होता है बायोलॉजी। कौन सा? बायोलॉजी। आपके ऑप्शन ऐसे आते हैं, दूसरा आता है केमिस्ट्री, तीसरा आता है फिजिक्स, और 4 नंबर का आपका आता है जिसको बोलते हैं जूलॉजी, है ना। तो आप क्या करते हो, दोनों चीजों में अंतर नहीं करते और जल्दीबाजी में किस पे टिक लगा देते हो? बायोलॉजी पे। अरे बायोलॉजी भैया अभी पढ़ा अपन ने, बायोलॉजी भी पढ़ा, जीवों का अध्ययन है ना। जीवों का अध्ययन नहीं है, सजीवों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? सजीवों का अध्ययन है। यानी बायोलॉजी ये स्पेशली पूछ रहा है जिसमें, अब यहां होता कि जंतुओं का अध्ययन, बायोलॉजी की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अगर जीव की बात करें तो बायोलॉजी, और जंतुओं की बात करें तो क्या? जूलॉजी, है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन किया जाता है वो बायोलॉजी कहलाती है, और विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाती है? जूलॉजी कहलाती है। तो मैं बात करूंगा आगे कि जूलॉजी क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। दूसरी बात करूंगा कि यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जूलॉजी का जनक किसे माना जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी। तो जूलॉजी के जनक की बात करूं तो जूलॉजी का जनक किसे माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। किसको माना जाता है? अरस्तु को माना जाता है। देखो थोड़े दिन पहले ऐसे कोई एग्जाम हुआ था, जाने फूड कॉरपोरेशन, ऐसे कोई एग्जाम था जिसमें पूछ लिया गया कि जीव विज्ञान का, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, यानी फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। उसमें ये ऑप्शन अरस्तु वाला ऑप्शन में नहीं था, वहां इसका ग्रीक भाषा का नाम लिखा हुआ था एरिस्टोटल। क्या लिखा हुआ था? एरिस्टोटल। अब इस एरिस्टोटल का किसी ने नाम ही नहीं सुना था। अरे एरिस्टोटल ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है अरस्तु। क्या होता है? अरस्तु होता है। तो अरस्तु ही एरिस्टोटल है ना। तो वहां एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिमाग लगाया और बच्चे क्या हो गए? स्किप हो गए। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि बायोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है और ये अरस्तु, एरिस्टोटल भी किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ क्या होता है? अरस्तु होता है। तो जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है। जूलॉजी क्या है भैया? विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? जूलॉजी कहलाता है। इसके बाद में बात करूंगा बोटनी की, पादप विज्ञान की। तो पादप विज्ञान में अपन बात करेंगे कि पादप विज्ञान वह विज्ञान होता है, यानी विज्ञान की वह शाखा
विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता हो? पादपों का अध्ययन किया जाता हो। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों का अध्ययन किया जाता हो वो क्या कहलाता है? पादप विज्ञान कहलाता है, यानी बोटनी कहलाती है। पादपों का अध्ययन किया जाता हो, पादपों का अध्ययन किया जाता हो वो क्या कहलाता है? पादप विज्ञान या बोटनी कहलाता है। इसके बाद बात करूंगा कि बोटनी का जनक, फादर ऑफ बोटनी है ना, बोटनी का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेट्स को। किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेट्स भी लिखा होता है और फ्रेट्स भी लिखा होता है। थियोफ्रेट्स भी लिखा होता है और थियोफ्रेस्टस भी लिखा होता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो बोटनी है उसका जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका भैया? पादपों का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? बोटनी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है, यानी जूलॉजी कहलाता है। जूलॉजी का जनक अरस्तु को माना जाता है और बोटनी का जनक किसे माना जाता है? थियोफ्रेट्स या थियोफ्रेस्टस को माना जाता है। इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा आगे सेशन को बढ़ाता हूं। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि सर जो जूलॉजी और बोटनी है तो इन दोनों का पिता अलग अलग है, अरस्तु और थियोफ्रेट्स। पर अपन बात करें बायोलॉजी का जनक कौन है? बायोलॉजी का जनक कौन है? तो बायोलॉजी का जनक है भैया कौन? अरस्तु। कौन? अरस्तु भाई साहब को बायोलॉजी का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। अब आपके दिमाग में ये आता है कि सर जूलॉजी का पिता भी अरस्तु और पूरी बायोलॉजी का पिता भी अरस्तु और बोटनी का पिता कौन? थियोफ्रेस्टस। अब भैया काम ज्यादा करेगा वही क्या बनेगा? पापा बनेगा। पता है ना, काम ज्यादा करेगा वही पापा बनेगा। जितना ज्यादा काम उतना नाम। तो बात करेंगे कि सर अरस्तु को क्यों? क्योंकि अरस्तु ने जो हमारे ऑर्गेनिज्म है, जितने भी जंतु हैं उनमें कितने लगभग 45,000 प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। लगभग 45,000 प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। और ये थियोफ्रेट्स भाई साहब है, इन्होंने लगभग 500 प्रजातियों के ही वैज्ञानिक नाम दिए थे। इन्होंने कितने? 45,000 और इन्होंने कितने भैया? 500 ही प्रजातियों के वैज्ञानिक नाम दिए थे। जैसे वैज्ञानिक नाम में आप पढ़ते हो ना, जैसे मोर का है, खरगोश का है, टमाटर का है ना, तो जो पादप थे उनमें 500 का ही नाम दिया और जो जीव थे यानी जंतु थे उनमें 45,000 का नाम दिया। तो सबसे ज्यादा काम किसने किया? अरस्तु ने। इस कारण अरस्तु को बायोलॉजी का क्या कह दिया? पिता कह दिया। अब मैं बात करता हूं, आगे बढ़ते हैं अपन कि सर अब इस जीव की जो आधारभूत इकाई होती है वो क्या होती है? जीव का निर्माण कैसे होता है? जीव का निर्माण कैसे होता है? तो उस बात पे लेकर के चलता हूँ आपको कि सर जीव विज्ञान में अपन बात करें तो अपन पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें? अरे ये तो अपने क्या थी भैया? सामान्य जानकारी थी। सामान्य जानकारी थी ये तो, है ना। अब आगे बात करेंगे अपन कि सर आगे बात करें तो आगे आता है अपन चैप्टर शुरू करें तो कौन सा करेंगे? कोशिका विज्ञान। किसकी बात करेंगे? कोशिका विज्ञान की, जिसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी। क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान। तो अपन आगे बात करेंगे कोशिका विज्ञान की। तो कोशिका विज्ञान की बात करें तो आपके दिमाग में ये आता है कि सर अपन इस कोशिका चैप्टर की शुरुआत क्यों करें? कोशिका चैप्टर की शुरुआत क्यों करें? और बहुत सारे चैप्टर हैं, डाइजेशन है मान लो, है ना, अपना नर्वस सिस्टम है, तो बहुत सारे जो अपने शरीर के सिस्टम है उनकी बात कर लेते। कोशिका की क्यों बात करें? तो कोशिका की अपन इसलिए बात करते हैं, देखो थोड़ा सा समझना कि मानव शरीर के संगठन की बात करूं तो अपना मानव शरीर का संगठन, मानव शरीर का संगठन, या मैं बात कर लूं, यहां लिख दो आप, सजीवों के शरीर का संगठन। सजीवों के शरीर का
संगठन। सजीवों के शरीर के संगठन की बात करूं तो सजीवों का जो शरीर है वो कैसे कैसे मिलकर के बना होता है, किस किस से मिलकर बना होता है, कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, इसके बारे में बात करूं तो सजीवों का जो शरीर होता है, देखना थोड़ा सा सुनना। पहला जो हमारा मैटर होता है, द्रव्य होता है, पदार्थ होता है, उसकी बात करूं तो पहला उस किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा मॉलिक्यूल यानी सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, तो मैं बात करूं, देखो दो चीज आती है आपके सामने, एक तो आती है अणु और दूसरा आता है परमाणु। अब देखो जिस बच्चे का आर्ट्स बैकग्राउंड है उनके तो इनमें ही प्रॉब्लम आती है, ये अणु और परमाणु क्या है, अणु और परमाणु में अंतर क्या होता है। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि अणु बड़ा होता है या परमाणु बड़ा होता है, अणु बड़ा होता है या परमाणु बड़ा होता है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये आता है कि सर क्या होता है, परमाणु बड़ा होता है, ये बोलते हैं परमाणु क्या होता है, बड़ा होता है, पर परमाणु हकीकत में होता क्या है, छोटा होता है, और अणु क्या होता है, बड़ा होता है। अणु क्या होता है, बड़ा होता है, अणु बड़ा होता है, परमाणु छोटा होता है। परमाणु की बात करूं तो परमाणु, अब यहां से एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा, ये क्वेश्चन हजारों बार परीक्षा में आता है कि किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, या किसी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण कौन सा होता है, तो परमाणु होता है। और उसके बाद में परमाणु से मिलकर के क्या बनते हैं, अणु बनते हैं। तो इसी प्रकार मानव का जो शरीर का संगठन होता है वो भी उसी प्रकार से मिलकर के होता है। तो देखना थोड़ा सा मानव शरीर का संगठन कैसे होता है। तो मानव शरीर के संगठन की बात करूं तो संगठन में पहले बनता है आपका क्या बनेगा, अभी अपन ने बात की सबसे छोटी चीज क्या होती है, परमाणु। यानी किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण कौन सा होता है, परमाणु होता है। इसके बाद में बात करूं परमाणु से मिलकर के क्या बनते हैं, अणु। अणु से मिलकर के क्या बनते हैं, पहले बना परमाणु, परमाणु से मिलकर के क्या बना, अणु, अणु से मिलकर के क्या बना, पदार्थ बना। क्या बना, पदार्थ बना। अरे पहले छोटे 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 परमाणु बने, परमाणुओं से एक क्या बन गया, अणु बन गया। अब अणु, बहुत सारे अणु मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, पदार्थ का निर्माण करेंगे। और मानव शरीर में जो पदार्थ बनता है, जो सबसे छोटा भाग होता है, उसको बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका। क्या बोलते हैं, कोशिका। तो मानव शरीर में सबसे देखो पहले परमाणु, पहले क्या बनता है पृथ्वी पे, परमाणु, फिर अणु, फिर मानव शरीर की बात करूं तो मानव शरीर में जो पदार्थ बनेगा उसको क्या बोलेंगे, कोशिका बोलेंगे। कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं। हालांकि अपन इसके मानव शरीर में सजीवों का शरीर के संगठन की बात करेंगे आगे तो करेंगे। उत्तक से मिलकर क्या बनते, देखो कोशिका बनी, कोशिका से उत्तक बने, उत्तक से क्या बना, अंग बना। क्या बना, अंग बना। मैंने बात की कि मानव शरीर में जो मानव शरीर या सजीवों के शरीर के जो संगठन होता है वो परमाणु, अणु, कोशिका, उत्तक, अंग। और अंग के बाद में जो आपका बनता है, क्या बनता है, अंग तंत्र। क्या बनता है, अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से मिलकर के क्या बनता है, देखो एक अंग, पूरा शरीर, यानी पूरा शरीर। अंग तंत्र को क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं, शरीर बोलते हैं। और एक शरीर, दो शरीर, तीन शरीर, चार शरीर। मान लो क्लास में 15-20 लड़के और लड़कियां बैठे तो अलग अलग शरीर हुए ना, अलग अलग अंग तंत्र, अलग अलग अंग तंत्र से मिलकर के क्या बन गई भैया, पॉपुलेशन बन गई, जनसंख्या बन गई। क्या बन गई रे, जनसंख्या बन गई। और इस जनसंख्या से मिलकर के क्या बनते हैं, समुदाय बनते हैं। क्या बनते हैं, समुदाय बनते हैं। और इन समुदाय से मिलकर के क्या बन जाता है, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है, अपना इकोसिस्टम बन जाता है। तो पहले बना सजीव के शरीर के संगठन की बात की अपन ने, और सजीवों के शरीर के संगठन की बात करते हैं तो पहले बनता है परमाणु, परमाणु से मिलकर के बनते हैं अणु, अणु से कोशिका, कोशिका से उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से अंग तंत्र यानी शरीर, और शरीर से मिलकर के क्या बनती है, जनसंख्या, और जनसंख्या से मिलकर के क्या बनते हैं, समुदाय। और समुदाय के बाद में बात करें तो समुदाय, एक समुदाय, दो समुदाय, पूरे यानी विश्व के जो समुदाय मिलकर के बनेंगे वो क्या बना देंगे, इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र मिलकर के क्या बना देंगे, जैव मंडल बना देंगे। ठीक है, तो आगे बात करेंगे अपन। इसके बाद में मैं बात करता हूं
कोशिका, इसलिए अपन ने देखो पहले क्या पढ़ा, परमाणु, अणु और बायोलॉजी का जो चैप्टर स्टार्ट किया वो क्या किया, कोशिका, क्योंकि अपन ने साइंस के शुरुआत में बात की थी कि क्रमबद्ध ज्ञान ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। तो मैं बात करूंगा कोशिका की। तो कोशिका की बात करूं तो कोशिका हमारे मानव शरीर का क्या होता है भैया, मानव शरीर का क्या होता है, कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक, कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक, कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आधारभूत इकाई होती है। क्या होती है, कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक, क्रियात्मक व आधारभूत इकाई होती है। यानी कोशिका जो सेल है वो मानव शरीर की क्या होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि सर कोशिका मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और कोशिका में क्या पाया जाता है, स्वप्रजनन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कोशिका में स्वप्रजनन की क्षमता पाई जाती है, यानी सेल्फ रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यानी कोशिका अपने आप को खुद को तोड़ करके दूसरी कोशिका का निर्माण करती है। यानी इसमें किसकी क्षमता पाई जाती है, स्वप्रजनन की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद में मैं बात करूंगा कि जो कोशिका होती है इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पुलिस वगैरह में। तो क्वेश्चन क्या आता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका की खोज सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट, किसने की थी, रॉबर्ट हुक भाई साहब ने, रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी भैया, कब की थी, 1665 में। यानी कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। और कब की, 1665 में की। इसके बाद में आता है कि देखो एक वैज्ञानिक के कोई चीज खोज लेने के बाद में दूसरे के भी क्या होता है दिमाग में कि भैया इन्होंने जिंदा खोजी तो हम क्या खोजेंगे, इन्होंने मरी हुई खोजी तो अपन क्या खोजेंगे, जिंदा खोजेंगे। यानी सर्वप्रथम सजीव जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज किसने की, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवन होक ने की थी। किसने की थी, ल्यूवन होक ने की थी। सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज एंटोनी ल्यूवन होक ने की थी। और कब की थी, 1674 में। कब की थी, 1674 में की थी। कब की थी, 1674 में की थी। किसने भैया, एंटोनी ल्यूवन होक ने की। इसके बाद में आता है कि एंटोनी ल्यूवन होक ने किसकी खोज की भैया, और शुक्राणु और जीवाणु की भी खोज की थी। किसकी खोज की थी, शुक्राणु व जीवाणु की खोज। किसने, एंटोनी ल्यूवन होक भाई साहब ने शुक्राणु और जीवाणु की भी खोज की थी। और रॉबर्ट हुक भाई साहब को क्या कहा गया था, रॉबर्ट हुक भाई साहब को कोशिका विज्ञान का क्या कहा गया, जनक कहा गया। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा गया। किसे कहा गया, कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को कहा गया। तो रॉबर्ट, इसने भैया एंटोनी ल्यूवन होक ने शुक्राणु और जीवाणु की खोज भी की थी। इसके बाद में अपन बात करेंगे कि सर कोशिका के खोज की बात करें तो कोशिका का सिद्धांत, एक क्वेश्चन आता है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। तो कोशिका सिद्धांत की बात करूं तो स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, स्लाइडेन व स्वान नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम कोशिका सिद्धांत दिया था। क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था।